नमस्कार, माने गुरु देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। रीट्स और इनविट्स इन दोनों ने पिछले 6 सालों में इक्विटी और डेट दोनों को पछाड़ दिया है। रियल एस्टेट से रिटर्न का फायदा निवेशकों को काफी अच्छा अब लग रहा है और इक्विटी और डेट के बाद ये निवेश के नए ऑप्शन बनकर उभरे हैं। तो रीट्स और इनविट्स में कैसे बनाएं रिस्क और रिटर्न का एक बैलेंस, पोर्टफोलियो में इन्हें कैसे करें शामिल और क्यों रिटर्न के मामले में इक्विटी पर भारी पड़ रहे हैं रेट्स, आज हम बात करेंगे इन्हीं सारी सवालों पर। हमारे साथ ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल जुड़ चुके हैं और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज जी, वेलकम बैक बहुत दिनों के बाद हमारे शो पर। और रीट्स और इनविट्स की आज अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले शुरुआत एक म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए इसी से करनी चाहिए जिनको ये नहीं पता है कि रीट्स और इनविट्स होते क्या हैं। तो उनको जरा समझाइए आप कि ये दोनों दरअसल कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बिल्कुल, नमस्कार स्मिता जी, नमस्कार पूजा जी और हमारे सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। देखिए, पहली बात यह है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इक्विटी फंड हो, डेट फंड हो, कमोडिटी हो, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अनुसार इन्वेस्ट होता है। मान लीजिए आप इक्विटी स्कीम में कर रहे हैं तो आपका पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगेगा। अगर आप डेट में कर रहे हैं तो बॉन्ड्स में, डिबेंचर में, इस तरह के जो डेट पेपर्स होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इसी तरह से गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, तो जो फंड हाउस है वो आपके पैसे को गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करता है। तो ये पूल प्रोडक्ट है, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा आया और उस पैसे को आपने उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अनुसार इन्वेस्ट कर दिया। इसी तरह से रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो भी सेम काम करते हैं, यानी कि ये पूल ऑफ मनी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, कम ज्यादा जो भी है, और जो ट्रस्ट के पास पैसा आया उस कंपनी ने उस पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। जब बात होती है रीट्स की, तो यानी कि यहाँ पर जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, हॉस्पिटल्स, होटल्स, मॉल्स, उस तरह की प्रॉपर्टी बाय की जाती है, उनको रेंट पे दिया जाता है, लीज पर दिया जाता है, और जो इनकम आती है वो इनकम जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और वहीं पर यदि हम बात करें इनविट्स की, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सड़कें हैं, पोल हैं, तो उस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाता है और वो जो कमाई होती है, रेगुलरली कैश फ्लो जनरेट होता है, वो इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से पूल प्रोडक्ट है जहां छोटे से अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, लिक्विडिटी है। तो जो आपने कहा कि ये मतलब इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि जो ट्रांसपेरेंसी है और छोटे पैसे से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर इसका प्राइस भी बढ़ रहा है, आपको फायदा भी मिल रहा है और साथ में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है। को बड़े ही लाइटर मूड में हमेशा जब रीट्स के बारे में सोचती हूँ तो ऐसे सोचती हूँ कि आप सोचिए कि जहाँ जिस ऑफिस में आप काम करने जाते हैं उस ऑफिस का आप हिस्सा खरीद सकते हैं। जिस शॉपिंग मॉल में आप जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, उस शॉपिंग मॉल की कुछ हिस्सेदारी आपके पोर्टफोलियो में होगी। और कमाल की बात यह है कि आपको अरबों, करोड़ों, लाखों देने की भी जरूरत नहीं है, वो कुछ 100, कुछ 1000 में भी आपके हिस्से आ जाएगा। पूजा, और क्या क्या फायदे हैं इस रीट्स और इनविट्स के? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच स्मिता, थैंक यू पंकज जी। हम आज रीट्स और इनविट्स की बात कर रहे हैं। जैसे आई थिंक पंकज जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक सिंपल और साधारण भाषा में समझाया कि जो ऑफिस स्पेसेस हैं, जो मॉल्स हैं, जो वेयर हाउसेस हैं, जिसे हम रीट्स कहते हैं, जो इनविट्स है मतलब जो पावर प्रोजेक्ट्स है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स है, हाईवेज हैं, इस तरीके के जो ऑप्शंस है इनवीट्स। सो जैसे आपने राइटली पुट अप किया कि हर इंसान जब इन्वेस्टमेंट की बात करता है तब हमें इक्विटी, डेट, ये तो हमेशा सुनाई देता है, कमोडिटीज है, गोल्ड, सिल्वर, लेकिन रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट एक हमेशा से, क्योंकि आपने जैसे मेंशन किया कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, एंड इतना इन्वेस्टमेंट जिसके पास नहीं होता है वो तो हमेशा उससे दूर ही भागता है। एंड रेंटल इनकम एंजॉय करने की बात जब आती है स्मिता, तो ऐसा लगता है कि पहले मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूं फिर मुझे उसमें से कोई रेंटल इनकम आए, इस तरीके की मुझे एक गोल प्लानिंग करनी है। ऐसा हर इन्वेस्टर एक बार तो बात करता ही है कि मुझे एक सेकंड होम बनाना है। अब क्योंकि एक लिस्टेड प्रोडक्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनवीट्स, बहुत अच्छा विकल्प है
छोटे अमाउंट से आप उसको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा बहुत पोर्शन आता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा पोर्शन आपको मिलता है एक्सपोजर, लेकिन थोड़ा बहुत पोर्शन आपको वहां पे भी मिल जाता है, क्योंकि मैक्सिमम 10% तक की लिमिट दी गई है वाया रेगुलेटर टू इन्वेस्ट इन रीट्स एंड इनवीट्स एएमसी को। लेकिन वाया स्टॉक एक्सचेंज एक इन्वेस्टर इस प्रोडक्ट में निवेश कर सकता है। इसमें एक बेस्ट पार्ट ये है स्मिता, कि जैसे आपने पुट अप किया अबाउट रिटर्न्स, अगर पिछले कुछ समय से अगर हम रिटर्न कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली इक्विटी के सामने इस पर्टिकुलर एसेट क्लास से अच्छे रिटर्न्स दर्शाए हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम हमेशा जब बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने रेस में इस बार आगे रैंक लेके आया है तो हम सारा का सारा पैसा वहां डाल दें। सो रियल एस्टेट के इमोशन को अगर मैं देखूं तो एक इस तरीके का एसेट क्लास जहां पे हमें निवेश करने मिल रहा है, मतलब मुझे ओन करने की भी जरूरत नहीं है वो, एंड फिर भी मैं ऑफिस रेंटल इनकम एंजॉय कर सकती हूँ। मुझे उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, बट एट द सेम टाइम रिटर्न इज एज गुड एज इक्विटी। अगर हम पिछला 5 साल 6 साल का रिटर्न का आंकड़ा देखें, टैक्सेशन वाइज मुझे बेनिफिट है, इक्विटी टैक्सेशन आ जाता है कैपिटल गेन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो, एंड इक्विटी का रिटर्न आ गया, एंड डेट की स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि 90% कैश फ्लो इसमें आपको डिविडेंड इनकम के तौर पे आता है, तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो 90 डेट का भी आपको बेनिफिट आ गया, एंड एट द सेम टाइम रियल एस्टेट जो एक अंडरलाइन एसेट है, तो उसका आपको बेनिफिट मिल गया। तो मुझे लगता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली सूट करता है, तो उसको आप थोड़ा बहुत मात्रा में, जैसे पंकज जी ने भी कहा, उसको डेफिनेटली आप आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। और आज हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो मोटिव है आज हमारे इस रीट्स और इनविट्स की बात करने का, वो इसके रिटर्न ही है। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में अगर आप देखेंगे आंकड़ा, तो रीट्स और इनविट्स ने इक्विटी को पछाड़ा है। तो फिर बात करना तो बनता है, और इसमें डेट भी शामिल है। पंकज जी, इक्विटी या रीट्स, रिटर्न में आपके हिसाब से कौन रहा है हिट? तो देखिए स्मिता जी, पहले समझना जरूरी है, जैसा पूजा भी अभी एक्सप्लेन कर रही थी, कि यहाँ पर आपको इक्विटी जैसे फायदे मिलते हैं क्योंकि ये ट्रेड होता है मार्केट में। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर आप रेगुलर कैश फ्लो की उम्मीद रखते हैं कि डिविडेंड के रूप में, एक कंडीशन ये है कि 90% ऑफ द प्रॉफिट ये कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स के बीच में, तो इसके लिए डेट वाली बात भी, जिसमें हम डेट में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रेगुलर कूपन मिलता है, ऐसे यहाँ पर रेगुलर डिविडेंड मिलता रहेगा। जो भी आपकी लीज रेंट आएगी या फिर जो इंफ्रा प्रोजेक्ट से कमाई होगी, तो इसलिए डेट जैसा यहाँ पर कुछ आपको फीचर दिखाई देता है। उसके अलावा यहाँ पर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ेंगे, यानी कि इन्फ्लेशन को हैज करने की पावर यहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये इक्विटी, डेट और रियल एस्टेट तीनों तरह का बिहेव करता है काफी हद तक। अब बात आती है कि इसे फायदा क्यों मिला। देखिए, लिस्टेड है तो यहाँ पर ये नहीं है कि आपको जो इंट्रिंसिक वैल्यू, उस वैल्यू पर ये ट्रेड हो रहा है। जब आप किसी इक्विटी शेयर में ट्रेड करते हैं तो आप देखते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन होती है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है। लेकिन जब शेयर ट्रेड होता है तो उससे कहीं ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा होता है अक्सर। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इन रीट्स की या इनविट्स की, तो यहाँ पर भी प्रीमियम होता है। तो दो चीजें हैं, मान लीजिए उस कंपनी ने जो प्रॉपर्टी बाय की, चाहे आपने ब्रुकफील्ड, एम्बेसी, नॉलेज, माइंड स्पेस, इस तरह का कोई भी रीट्स हो एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर आईआरबी इन्विट हो, पावर ग्रिड हो, इस तरह का इन्विट हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, उसके जरिए जो इनकम हुई वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये तो हुई उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक तरह से। लेकिन क्योंकि ट्रेड हो रहा है तो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से यहाँ पर प्रीमियम या डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। और जैसा हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, तो प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, आप कोई भी इनविट या रीट की यूनिट बाय कर रहे हैं, तो वहां पर क्योंकि हमें वहां पर डिमांड दिखाई दे रही है, तो आप देखेंगे, ऐसे हम बात करें तो आपको एक इनविट से या रीट से 8% 10% की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि रेंटल यील्ड जो होती है उसके आसपास होती है, बल्कि मैं कहूंगा कि 6 से 8% की। बट आप देख रहे हो कि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि 15% या उससे भी अधिक परसेंट का रिटर्न कुछ रीट्स ने दिया है। तो ये रिटर्न क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर डिमांड दिखाई दी, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले
कहीं ज्यादा यहाँ पर प्रीमियम दिखाई दिया, ये कारण है। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि जब हम बात करते हैं सप्लाई डिमांड की, तो ये थोड़ा सा रिस्क भी होता है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देती है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन पूरी बातों को समझते हुए कि किस तरह से इन्वेस्ट होता है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना एलोकेशन करना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी बनता है। भी आपसे समझेंगे आगे शो में कि कितना एलोकेशन आपको पोर्टफोलियो में इसका रखना चाहिए। लेकिन पूजा, क्या आप ये मानती हैं कि 2025, अगर हम सिर्फ इस एक ही साल का आंकड़ा देखें, तो अगर आप देखेंगी तो रीट्स, मतलब कि रीट्स और इनविट्स दोनों का ही जो रिटर्न रहा वो 25.8% रहा। दूसरी तरफ निफ्टी 50 का रिटर्न 11.88, मतलब दुगने से ज़्यादा रिटर्न कहीं ना कहीं रीट्स इनविट्स ने दिया है। क्या ये वॉलेटाइल मार्केट का असर हमने देखा जो इक्विटीज़ पर पड़ा और इन पर नहीं पड़ा? जी बिल्कुल, आपने राइटली पुट अप किया स्मिता। जो 18 महीने से हम निफ्टी देख रहे हैं, जो इक्विटी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसका डेफिनेट असर पड़ा है अगर हम देखें तो। एंड मैं कहूंगी अगर हम थोड़ा पीछे चले तो आपको सामने डबल डिजिट रिटर्न्स, इनफैक्ट 50% प्लस रिटर्न्स आपको कमोडिटीज में देखने मिले थे, तब भी हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे इक्विटी के साथ। सो मुझे ऐसे लगता है कि इक्विटी की जब भी इस तरीके की वॉलेटाइल साइकिल आती है, तब एक ऐसा एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में आपको अच्छा एवरेज दे सकता है। जैसे हम हमेशा कमोडिटीज के लिए भी कहते हैं 10 to 15%। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं रीट्स सामने इक्विटी का, तो अगर मुझे इसे हेज करना है, जैसे हम गोल्ड को हेज कहते हैं एज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, वैसे अगर मुझे मार्केट वॉलेटिलिटी के सामने अगर हेज करना है, तो डेफिनेटली रीट जैसा प्रोडक्ट या रियल एस्टेट जैसा जो ये एक प्रोडक्ट है, उसको हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, जस्ट एक रिटर्न या एक एवरेज बेटर करने के लिए। बट यहाँ पे कहीं पे भी मैं ये पॉइंट नहीं पुटअप करूंगी कि क्योंकि एक साल में या पिछले 6 साल के एवरेज कंपैरिजन में इक्विटी के सामने रियल एस्टेट का जो ये प्रोडक्ट है जिसने अच्छा रिटर्न दर्शाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे हेविली अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। क्योंकि जैसे पंकज जी ने कहा कि उसके भी जो रिस्क हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो आपको ग्रोथ की एक लेवल तक लेके जाएगा, लेकिन हमें जो इक्विटी से जो ग्रोथ चाहिए, जो लॉन्ग टर्म में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम लेके चले, या तो फिर इन्फ्लेशन को बीट करते हुए लेके चले, जो कंसिस्टेंट एक एवरेज देगा, वो आपको इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का हीरो रखना है। लेकिन एट द सेम टाइम जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक फिल्म में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे हिसाब से रीट्स वहां पे इस तरीके के मार्केट में एक अच्छा कैरेक्टर प्ले करता है। एंड मुझे लगता है कि होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। जो हम आज बात भी कर रहे हैं कि रिटर्न्स के सामने रिस्क भी जो है, लेकिन एडजस्टेड अगर अगेंस्ट मार्केट वॉलिटिलिटी, मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसको आप चूज कर सकते हैं। ओके 1 जुलाई 2026 से पंकज जी जो रीक्लासिफिकेशन है वो होगी इक्विटी की, और तब हम देखेंगे कि रीट्स का हिस्सा जो है वो उसमें बढ़ने जा रहा है और ये इक्विटी प्रोडक्ट की तरह अब होने जाएगा। वो उसमें थोड़ा 2-4 महीने का समय है, लेकिन फिर भी रीट्स को ये माना जाता है, प्रॉपर रीट्स की अगर हम बात करें, कि ये इक्विटी जैसा ही प्रोडक्ट है। शायद इसीलिए ये सेबी को लगा होगा कि फिर क्यों ना रीक्लासिफिकेशन करके इनको शामिल ही कर दिया जाए। कैसे पंकज जी ये इक्विटी की तरह है, और दूसरी बात कैसे ये इक्विटी से अलग भी है, ये दोनों बातें समझाइए। बिल्कुल, देखिए ये ट्रेडेबल है। तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र कर दिया था काफी हद तक इसका, कि जब ट्रेड होता है तो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से आपके प्राइस मूवमेंट होता है। तो ये ट्रेडेबल है। इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक प्राइस पर भी ये ट्रेड हो सकता है। इसके जो रिटर्न्स हाथ में आते हैं इन्वेस्टर्स के, वो सिर्फ अंडरलाइंग असेट के जो रिटर्न्स हैं उसको ही नहीं ये फैक्टर इन करता है, बल्कि जो सप्लाई एंड डिमांड है उसको भी फैक्टर इन करता है। उसके हिसाब से रिटर्न दिखाई देते हैं। तो इसके लिए इक्विटी की तरह ये बिहेव करता है। अब क्योंकि अंडरलाइंग असेट, जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो वहां पर अंडरलाइंग असेट जो होता है वो जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं, मान लीजिए, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अंडरलाइंग असेट वो कंपनी है, आपके लिए इक्विटी शेयर है। पर यहाँ पर रीट्स में कर रहे हैं तो अंडरलाइंग असेट आपके लिए जो प्रोजेक्ट है उनके पास में, जो उन्होंने, मतलब आप जिस भी रीट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी ने कौन कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ है, कौन से मॉल, कौन से कमर्शियल प्रॉपर्टीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स उन्होंने बाय किए हुए हैं, वो देखना जरूरी हो जाता है। उसके हिसाब से रिटर्न्स आते हैं। तो इसके लिए जो आपने कहा कि अलग कैसे, अलग ऐसे है कि अंडरलाइंग असेट आपकी कंपनी नहीं है, स्टॉक नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट है, फिजिकल रियल एस्टेट है बाकायदा। और जब बात आती है कि कैसे ये सिमिलर है, तो बिल्कुल इक्विटी ट्रेड हो रहा है, इसके लिए इक्विटी है।
और आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कि अब ये इक्विटी की तरह सेबी ने रिकॉग्नाइज जो किया है, इसकी वजह यही है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सिंपल एक गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि गोल्ड का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही रिटर्न मुझे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रेडेबल है, ट्रेड कर रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम या ज्यादा पे कर सकता है, प्रीमियम यहाँ पर हो सकता है, तो इसके लिए इसको सेबी ने रिकॉग्नाइज किया कि इक्विटी का ट्रेड होगा। और आगे जो 10% की लिमिट थी अलग से रीट के लिए, वो भी आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो ये गाइडलाइन आई है कि इसको क्लासिफाई किया गया है, तो फिर इक्विटी के अंदर जिस भी स्कीम में जितना भी एलोकेशन इक्विटी में करना होगा, विद इक्विटी फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि उन्हें कितना रीट रखना है, तो ये भी शायद इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर ज्यादा मिल सकेगा म्यूचुअल फंड के जरिए। बिल्कुल। और कुछ पॉइंट्स ये भी थे पंकज जी कि क्यों नहीं ये इक्विटी की तरह है, इसको भी 2-4 पॉइंट्स में समझा दीजिए। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा अभी कि अंडरलाइंग असेट जो है ना वो हाँ। इक्विटी नहीं है यहाँ पर। हाँ। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपका अंडरलाइंग असेट इक्विटी शेयर होता है। यहाँ पर अंडरलाइंग असेट जो है वो फिजिकल रियल एस्टेट है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपने माइंड स्पेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया है, तो माइंड स्पेस जो कंपनी है, जो ट्रस्ट है, उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट बाय किए हुए हैं, उनसे कितना रेंट आ रहा है, उस पर निर्भर करेगा काफी हद तक आपका कैश फ्लो। तो इसके लिए अंतर यही है कि अंडरलाइंग असेट कंपनी नहीं है बल्कि फिजिकल रियल एस्टेट है, तो इस तरह से डिफरेंट है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हम इक्विटी में देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस कई बातों पर निर्भर करते हैं। और जब उस कंपनी ने फिजिकल रियल एस्टेट बाय किया हुआ है और लॉन्ग टर्म के लिए लीज उस पर एग्रीमेंट किया हुआ है, तो आपको पता है कि अगर मेरा 10 साल का लीज है तो 10 साल तक मुझे वो रेंट आता रहेगा। तो इसके लिए अगर आप डिविडेंड की बात करेंगे यहाँ पर, वहां पर आपको वॉलिटिलिटी कम दिखाई देगी। हाँ, जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो मैंने कहा कि फ्यूचर इक्विटी की तरह है, वहां पर हो सकता है, पर जो कैश फ्लो है वहां पर आपको वॉलिटिलिटी इक्विटी की तरह नहीं दिखाई देगी, कम होगी। तो ये यहाँ पर कैसे सेम है और कैसे अलग है, दोनों ही बातें मैंने एक्सप्लेन बहुत करने की बहुत कोशिश बढ़िया की। तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और अगर छोटे से एकदम उसमें बताया जाए तो रिटर्न का ड्राइवर दोनों का अलग अलग है, दोनों अलग अलग जरिए से आपको रिटर्न दे रहे हैं, और कैसे अब आपको करना है इनको पोर्टफोलियो में शामिल, ये समझेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रीट्स और इनविट्स क्या इन्होंने किया है इक्विटी को बीट, और अगर हाँ तो फिर आप कैसे कर सकते हैं इसमें निवेश, इसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। हमारे साथ पंकज मटपाल और पूजा भिंडे लगातार बने हुए हैं। पूजा, अब मुझे एक बात बताइए कि अब हमने सब अच्छी अच्छी बातें तो इन लोगों की जान ली, रीट्स और इनविट्स दोनों की, सो अब इसमें रिस्क तो होगा ना, जो आप बार बार एड्रेस भी कर रही थी अपनी बातों में, तो कौन कौन से वो रिस्क हैं, और अगर कोई रीट्स में एलोकेशन चाहता ही है तो फिर वो कैसे इसमें एलोकेशन ले सकता है? जी बिल्कुल स्मिता, देखिए जैसे हम रिस्क की बात करें तो एक बहुत मेजर रिस्क यहाँ पे आ जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क का। इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से डिपेंड करता है आपकी रेंटल इनकम कहाँ जाएगी। सो ये एक मेजर रिस्क मुझे दिखता है जो रीट्स में हम देखते हैं हमेशा। सेकेंडली वेकेंसी रिस्क आ जाता है कि अगर टेनेंट वेकेंट नहीं कर पा रहा है तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर क्योंकि रीट्स और इनवीट्स में निवेश करने के लिए काफी लिमिटेड कंपनीज, आई थिंक जैसे पंकज जी ने एक मेंशन किया माइंड स्पेस, वैसे एम्बेसी ऑफिस है, ब्रुकलिन, ये तो मेरा बहुत लिमिटेड कंपनीज है, जिस वजह से डिमांड सप्लाई जो हम आज बात भी कर रहे हैं, इस वजह से वो भी एक फैक्टरिंग हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी काफी कॉशियस हो जाते हैं एक साथ इतना ज्यादा पैसा इस पर्टिकुलर कंपनीज में निवेश करने के लिए। सो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो क्योंकि जब हम उसको इक्विटी के सामने कंपेयर कर रहे थे तो ऐसा एक पॉइंट आता है कि चलो अगर इक्विटी के सामने इसका रिस्क एक कंस्ट्रेंट पे आता है लेकिन रिटर्न एट द सेम टाइम आपको मिल रहा है। मैं यहाँ पे पॉजिटिव्स ये देख रही हूँ स्मिता कि जैसे हम आज बात कर रहे थे कि रेंटल इनकम हमें मिल रहा है विदाउट बीइंग अ पार्ट और विदाउट ओनिंग दैट प्रॉपर्टी। अगर हम प्रॉपर्टी ओन करने जाते हैं तो हमें काफी हासिल होता है, हमें रजिस्ट्रेशन होता है, हमें मेंटेनेंस होता है, हमें 1000 चीजें होते हैं, पेपर वर्क होता है, प्लस हम एक ही प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं जिससे रेंटल इनकम आती है। बिकॉज यहाँ पे एक ट्रस्ट के थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एक पूल ऑफ कंपनीज में निवेश कर रहा है, जो कंपनीज जैसे 3-4 कंपनीज मैंने नाम लिए, तो वो एक 5 या 6 प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं, तो वहां पे आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क है बट इट इज नॉट कंस्ट्रेन टू वन पर्टिकुलर
प्रॉपर्टी, वहां पे भी हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से इजी एक चॉइस मिल जाती है हमें रीट्स डिसाइड करने के लिए कि हमें कैसे रूट से निवेश करना है। एंड जैसे आपने मुझे पूछा कि किस तरीके से हम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम आज बात कर रहे हैं मैक्सिमम 10% है, एंड पॉजिटिवली लिमिट और बढ़ेगी तो मल्टी एसेट और इस तरीके के प्रोडक्ट में हमें ये इसमें एलोकेशन ज्यादा मिलेगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम इसको स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको निवेश कर सकते हैं। आप वहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, एनुअल यील्ड कितना है, एंड इस हिसाब से आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ निवेश किया हुआ है, एंड आप इजीली स्टॉक मार्केट के थ्रू इसको परचेज कर सकते हैं। सो काफी इजी प्रोसीजर है स्मिता। इट्स जस्ट दैट हमें अपने पोर्टफोलियो में रीट्स और इनवीट्स को किस तरीके से और कितना पोर्शन शामिल करना है, वो फैक्टर इन करना है आपके खुद के पर्सनल रिस्क और गोल्स के हिसाब से। बिल्कुल। और अब पंकज जी आपसे एक और टेक्निकल बात जो समझनी ज़रूरी है वो ये कि इनविट्स को हाइब्रिड प्रोडक्ट की तरह क्यों देखा जाता है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली इक्विटी में नहीं हो रहा है, बल्कि वो जो अंडरलाइंग असेट है वो आपके प्रोजेक्ट्स हैं। इन्वेट्स की आपने बात की तो ये इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो रोड्स हैं या फिर इस तरह के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर कैश फ्लो क्योंकि ट्रेड हो रहा है इक्विटी की तरह, तो बिल्कुल इक्विटी वाला जो यहाँ पर बेनिफिट वो दिखाई देगा आपको। अभी जो बल्कि पूजा जी बता रही थी कि यहाँ पे जो रिस्क है, उसी रिस्क के बाद निकल कर आती है कि रिस्क सिर्फ ये नहीं है कि जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो रीट्स हो या इन्वेट्स हो, उसके अंदर कि अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं गया रेंट पर, वो खाली पड़ा हुआ वैकेंट पड़ा हुआ है, या फिर इंटरेस्ट रेट की वजह से, बट क्योंकि वो ट्रेड हो रहा है तो सप्लाई एंड डिमांड वाली जो बात है वो रिस्क भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए इक्विटी वाली बात हो जाती है। अब जो आपने कहा कि हम इसे हाइब्रिड क्यों कहते हैं, तो इक्विटी तो मैंने बता दिया। अब दूसरी बात क्या है कि आपका कैश फ्लो, क्योंकि अगर आप देखते हैं, आप जाते हैं कहीं पर कोई भी टोल पर आप जाते हैं तो आपसे टोल कलेक्ट होता है, आप गाड़ी लेके जाते हैं तो टोल कलेक्ट किया जाता है, तो उससे क्या हो रहा है, रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है उस कंपनी को। अब जो रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है वो इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जैसे हम डेट में देखते हैं कि आपके बॉन्ड्स पर आपको रेगुलर कैश फ्लो मिलता है कूपन के रूप में, इसी तरह से यहाँ पर डिविडेंड के रूप में आपको रेगुलर कैश फ्लो मिलता है। तो इसके लिए हाइब्रिड हो गया, जहां पर इक्विटी का भी फीचर है, डेट का भी फीचर है यानी कि रेगुलर कैश फ्लो, और रियल एस्टेट का भी फीचर है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में आपका रियल एस्टेट काम करता है, यानी कि महंगाई बढ़ेगी तो रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ेंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में, उस तरह से यहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा। तो इसके लिए हाइब्रिड है, इक्विटी, डेट और रियल एस्टेट तीनों का आपको यहाँ पर फीचर्स और बेनिफिट देखने को मिलते हैं। दोनों की बातों को सुनकर बहुत उत्साहित हो गया होगा निवेशक, जो तुरंत चेक कर रहा होगा कि कहाँ और कौन से रीट्स और इनविट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनके लिए पोर्टफोलियो एलोकेशन पूजा आप बता दीजिए। जैसे आई थिंक हम टोटली आज बात कर रहे हैं कि ये क्योंकि रिटर्न से हमने शुरुआत की और रिटर्न इक्विटी को बीट करने वाला रिटर्न दिया है, लेकिन हमें देखना है कि आप अब किस स्टेज पे हैं इन्वेस्टमेंट के, आपके क्या गोल्स है, आपके क्या रिस्क है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट शामिल करने से पहले भले ही वो कितना भी अच्छा साउंड कर रहा है रिटर्न के तौर पे, उसके रिस्क और अपने खुद के रिस्क को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। आई थिंक रीट्स के काफी रिस्क फैक्टर्स जो हमने बात की, टेनेंट वाले या इंटरेस्ट रेट्स वाले, एंड इनवीट्स के जो जैसे पंकज जी ने बात की है, जो टोल वाले, जो भी रेगुलेटरी अगर कहीं से कोई गवर्नमेंट चेंजेस आ जाते हैं और इन प्रोजेक्ट्स पे कोई रुकावट आ जाती है, सो ये रिस्क समझ के, मुझे पता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, बिकॉज रियल एस्टेट इटसेल्फ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। सो लॉन्ग टर्म की मेरे में क्षमता है, एक इक्विटी के सामने इस तरीके का एक पोर्टफोलियो जो मुझे रिस्क एडजस्ट करके देगा अक्रॉस द मार्केट वॉलेटिलिटी एंड परसेंटेज के हिसाब से। मेरे हिसाब से स्मिता, अगर अभी भी मैं देखूं, अगर कोई यंग इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म उसका होराइजन है, तो आप 50% तो डेफिनेटली इक्विटी को देंगे। बाकी का जो 50% है उसमें आपका 20% डेट आ जाता है, 10-15% गोल्ड या सिल्वर आ जाता है, बाकी का 15% जो भी है वो आप रीट्स, रियल एस्टेट,
इनवीट्स जो भी हम आज बात कर रहे हैं उस तौर पे दे सकते हैं। काफी टाइम हम ये भी बात करते हैं, आई एम श्योर पंकज जी भी अग्री करेंगे कि काफी टाइम आपके पास ऑलरेडी हाई डायरेक्ट इक्विटी होता है आपके पोर्टफोलियो में, फिर भी आप म्यूचुअल फंड उसके बाद भी हम ऐसे डाइवर्सिफाई फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो ऑलरेडी इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड रहते हैं। बिल्कुल, ये भी होता है। थैंक यू सो मच इसी के साथ हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। पंकज जी थैंक यू सो मच, पूजा थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।